सेक्टर्स भी हैं जिसमें वो जो प्रपोज एक्सपेंसेस हैं वो लाख में है या मिलियन में है या करोड़ में है, वो नहीं किया हुआ। तो इसको उस तरह से एनालाइज करने का, फिगर्स को देख के हम लोगों को लगा कि ये और बाकी बहुत सारी चीजें लाख में सजेस्टेड हैं, तो ये लाख में सजेस्टेड है। उस हिसाब से तकरीबन 9,500 करोड़ के आसपास का खर्च है। कमोबेश ज्यादातर राज्यों में जो 10 अभी एक्शन प्लान जो 5 अप्रूव्ड हैं और जो 5 कंसिडर किए हुए हैं, उनमें 6,000 से लेके 10,000 करोड़ तक का खर्चा है। लेकिन कुछ एक स्टेट एक्शन प्लान वैसे भी हैं जिनका की तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास अनुमानित एक्सपेंसेस है। अब इसमें प्लानिंग में गैप्स ये है कि पहले केंद्रीय सरकार को ये नहीं पता था, उन्होंने कह दिया कि सारे स्टेट एक्शन प्लान बनाए, सारे स्टेट ने एक्शन प्लान बना लिए। पहले कोई किसी ने अनुमानित खर्चे का हिसाब नहीं लगाया, बाद में इस पे हिसाब लगाना शुरू हुआ। तो स्टेट्स ने अपनी सहूलियत से जितने पैसे वो रख सकते थे वो वैसे रखे हुए हैं। केंद्रीय सरकार को अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि इतने पैसे की डिमांड जो स्टेट से आई है उसको वो कैसे एकोमोडेट करेंगे। उनके पास अभी जो स्केल है, जो फिनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से पैसे देने की गुंजाइश उसके पास नहीं है। प्लानिंग में ये क्या रहा कि वो स्टेट्स को कन्वे नहीं कर पाए शुरू में कि आप इसको अभी जो आपके पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और जो दूसरे स्कीम्स हैं उससे कन्वर्जेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, उनसे डोप टेली करने की कोशिश करें कि कितना अलग से खर्चे की गुंजाइश और कितना एक रीजनेबल एक्सपेंसेस आपको और अलग से चाहिए होंगे। सारे स्टेट इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये एक और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि काफी भारी भरकम राशि मिलने की उनको गुंजाइश है, और जब तक वो राशि नहीं मिलेगी तब तक शायद ही इसमें कोई बातचीत शुरू होगी। केंद्रीय सरकार के पास ये दुविधा है कि अभी तक उन्होंने इस सवाल पे सोचा नहीं। अभी हाल में एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक कमेटी गठित की गई है जो कि इस सवाल को देख रही है कि इनको पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कहाँ से डोप टेलिंग और जो कन्वर्जेंस है उसकी पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जा सकती है, और स्टेट्स को अगर कोई फाइनेंशियल एलोकेशन दिया जाए तो उसका बेसिस क्या। राज्यों में बड़े मजे की बात है कि सारे एक्शंस पे खर्चे लगाए हुए हैं तकरीबन जिन्होंने भी प्रपोज बजट एक तरह से दिया है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे एक पैसे का खर्च नहीं है, प्लानिंग मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन पे एक पैसे का खर्च नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हम अगर इतना बड़े स्केल का कोई प्रोग्राम कहीं तैयार कर रहे हैं और उसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके संसाधन हमारे पास अगर नहीं हो, उसमें मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन की अगर गुंजाइश नहीं हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। उत्तराखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है। एक तो उन्होंने कहा है कि हाफ ईयरली रिपोर्टिंग का हम लोग प्रोसेस रखेंगे और मिड टर्म एक रिव्यू 2014 के बाद में शायद वो करेंगे, और 2017 जब तक का प्रोसेस है उसके बाद एक शायद आउटकम इवैल्यूएशन होगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो चीफ सेक्रेटरी के अंदर एक क्लाइमेट चेंज कोऑर्डिनेशन सेंटर के हैं, कुछ राज्यों में उसको स्टीयरिंग सेंटर कहा है, कुछ राज्यों में उसको अलग कुछ नाम दिए हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से और हम लोगों के हिसाब से अपने आप में वो सफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है। तो चीफ सेक्रेटरी को शायद ही इतनी फुर्सत होती है कि वो क्लाइमेट चेंज को अपनी प्रायोरिटी दे पाए। तो इसके लिए और जो कन्वर्जेंस अभी भी जो हम लोग प्लान भी देखते हैं, तो प्लान काफी साइलोज में है। हालांकि जो भी कमेटी बनी थी इस स्टीयरिंग के लिए, प्लान डेवलपमेंट के लिए, उसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट से लोग थे, लेकिन ज्यादातर इसमें यही देखा जा रहा है एग्रीकल्चर में वो एग्रीकल्चर का इनपुट है, स्पेसिफिकली उसका वाटर से कोई मतलब नहीं है, उसका फॉरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, बहुत में उसका एनिमल हस्बेंड्री से मतलब नहीं है, वाटर वाले जो है उनका फॉरेस्ट से मतलब नहीं है, एनर्जी से मतलब नहीं है। तो इस तरह के प्लान्स को हम लोग बिल्कुल साइलोज में देख रहे हैं। वो हम लोगों के हिसाब से शायद इसके फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं होगी। ज्यादातर स्टेट्स में जो पहले इन लोगों ने बात की कि ग्रीन इंडिया मिशन की या मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की, वो लाने की हम लोग बात कर रहे हैं। तकरीबन सारे स्टेट्स में क्लाइमेट चेंज सेल बनने से पहले एक सीडीएम सेल की स्थापना जरूर कर दी गई है।
सारे स्टेट्स ग्रीन इंडिया मिशन रेड प्लस प्लस से कैसे वो लाभान्वित हो सकते हैं उसकी बात करते हैं, CTM से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहें, रेड प्लस प्लस पे इस तरह की चर्चा है। जो हमारे यहाँ की के अफेक्टेड पॉपुलेशन है या दुनिया भर में जो जंगल पे आश्रित पॉपुलेशन है, उनके किस तरह के इसके एक्सपीरियंस रहे हैं और उनकी क्या ओपिनियन इस पे है, शायद उस पर बहुत सोच नहीं रखी गई है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में मतलब सॉइल सिक्वेस्ट्रेशन से भी पैसे कमाने की बात की जा रही है। वो शायद स्टेट एक्शन प्लान के हिसाब से और मतलब क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन के लिए बिल्कुल ही बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छी तस्वीर है। मैं यहाँ पे अपनी बात इसी पे खत्म करूँगा। आगे श्री वीरेंद्र पैनुली जी ने अध्ययन किया है यहाँ के स्टेट एक्शन प्लान का, उनसे आग्रह है कि वो अपने ओपिनियन उस पर शेयर करें। और हमारे बीच में उत्तराखंड की काफ़ी संस्थाएं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, मूवमेंट्स बेस्ड हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो लोग आए हुए हैं। ये कितनी सारी संस्थाओं का नाम आप लोग देख रहे हैं, तकरीबन सबके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास हैं। बहुत सारी संस्थाओं के नाम नहीं भी हो सकते हैं, वहाँ के भी लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। तो हमारी यही अपेक्षा है कि आप सबके अनुभव से हम लोग लाभान्वित हों। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि सिर्फ हम लोग बात अपनी किसी चीज़ पे केंद्रित न करें कि प्लान में क्या कमी है, थोड़ा इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाए और आगे रोल क्या हो सकता है, सिविल सोसाइटी का क्या हो सकता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल हो सकता है, मॉनिटरिंग में क्या रोल हो सकता है। उससे भी पहले अभी ये जो ड्राफ्ट है ये ओपन है कमेंट के लिए, तो उसमें क्या हम अपने अच्छे सुझाव दे सकते हैं। हम लोगों की मंशा ये है कि यहाँ लोकली एक एफर्ट जनरेट हो, जो कि आप लोग बेहतर समझते हैं कि एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, बायोडाइवर्सिटी में, वाटर में, हिमालयन इकोसिस्टम में, अर्बन डेवलपमेंट में किस तरह के प्रयासों की जरूरत है और कहाँ कमी है। तो इसके साथ में वीरेंद्र पैनुली जी को इन्वाइट आदरणीय जोशी, अनिल, सौम्या, अजय, साथी, ये एक बहुत गंभीर मसला है जिसको हम स्टेट एक्शन प्लान कह रहे हैं। उसमें एक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने इसको बहुत डीपली पढ़ा और आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन बातों पर मैं कह रहा हूं उसकी तरफ से ध्यान दें। सबसे पहली बात तो हमें समझनी चाहिए, एक बहुत बड़ा कथन है कि जिन पद्धतियों से, जिन कारणों से, जिन लोगों से कोई समस्या पैदा होती है, उन्हीं पद्धतियों से, उन्हीं व्यक्तियों से, उन्हीं कारणों से आप समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते। जिन ब्यूरोक्रेट्स के कारण ये समस्याएं पैदा हुई है, जिन्होंने जंगलों को कटने दिया, जिन्होंने नहरों को फटने दिया, जिन्होंने बांधों के दरवाजे को बंद होने दिया, जिन्होंने गवर्नेंस ठीक नहीं की तो लोगों को मजबूर होकर डीजल के जनरेटर के सेट चलाने पड़े, धुआं छोड़ना पड़ा। आप उन्हीं की कमेटी बना करके सेक्रेटरियों की आप क्लाइमेट एक्शन प्लान बना रहे हैं तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसकी बुनियादी कमी यही है इस क्लाइमेट एक्शन प्लान की कि यह पूरे का पूरा चीफ सेक्रेटरी अलाना फलाना इन सब को लेके चलता है। दूसरी बुनियादी बात जिसको हम कहना चाहते हैं, ये पूरा एक्शन प्लान उस डर को
उस डर को हवा पैदा करना चाहता है जिस डर से आप आपका राज्य पैसा कमा सके, बल्कि उन ताकतों की बात नहीं करता कि जिन्होंने इस डर को दूर रखने के लिए सामुदायिक प्रयास किए। पूरे पुस्तक में कहीं कम्युनिटी एक्शन का, चिपको का, घनाट का, जमीन के जंगल का इनका कोई उल्लेख नहीं है। जब तक आप अपने अनुभवों से नहीं सीखेंगे, अपने समुदाय को इज्जत नहीं देंगे, उन्होंने जो समस्याएं बताई, समस्याएं नहीं बताई, उन्होंने समाधान बताया है। अधिकारियों ने इसमें समस्याओं का पुलिंदा खड़ा कर दिया है। हमारी राज्य की जो ताकत है और जिन ताकतों को जरा सा और सह दे तो पूरा जलवायु और पूरे हिमालय को बचा सकते हैं, उन ताकतों का पूरी पुस्तक में कहीं उल्लेख नहीं है। स्टेट एक्शन प्लान should give, consider and have due weightage for the community action that has been so far. रक्षा सूत्र आंदोलन यहाँ पे भी, नदी बचाओ आंदोलन यहाँ पे भी, और किस चीज से जलवायु बदलती है। इसमें कहा गया है, मैंने इसको बहुत डिटेल से जब पढ़ा, मैं बात भी वहीं से शुरू कर रहा हूं। ये पूरा प्लान उस भय और उस डर को बताता है जो कि क्लाइमेट का परिवर्तन आप पे ला रहा है। एक पूरा पक्ष बलूनी जी आप आंदोलन का एक पूरा पक्ष इसमें नहीं है कि जलवायु पे हमारी कार्यवाहियों का क्या असर होता है, वो खत्म है। स्टेट एक्शन प्लान जलवायु का फलानी चीज पे फलानी चीज पे फलानी चीज पे क्या असर पड़ेगा ये बता रहा है। एक लाइन मैंने पढ़ी है, परंतु ये कहीं नहीं बता रहा है कि हमारी किन 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 कारगुजारियों से क्लाइमेट पे असर पड़ रहा है। आज जरूरत यदि हम इनको चिन्हित कर देंगे तो बहुत कुछ चीजें बात हो जाएगी। कूड़े के ढेर की चिंता तब कम हो जाएगी जब घर में ही कम कूड़ा पैदा होगा। तो दूसरे इसमें जो सबसे बड़ी कमी हमें नजर आ रही है वो यह आ रही है कि इसमें इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिफिशियंसी, impact of actions and elections on our part जो क्लाइमेट पे होगा वो नहीं करें, क्योंकि यदि हमको ये मालूम चल जाए तो हम आत्मानुशासन के दौर से गुजर सकते हैं, हम उन चिंताओं के दौर से गुजर सकते हैं जो चिंताएं हमें अपने पर्यावरण को करना चाहिए। कम से कम उस रस्सी पे बोझ तो कम होगा जो रस्सी टूटने की स्थिति में आ रही है। क्लाइमेट एक्शन प्लान और चीज में मुझे आश्चर्य हुआ, इस पूरी किताब में एक भी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का उपयोग नहीं है। पूरी किताब लिख दी गई है पर कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में शब्द नहीं। इसमें अपनी स्ट्रेटजी में लिखा हुआ है कि हम हर कामों पे ये देखेंगे, जो भी चैप्टर आप देखेंगे कि हमारे एक्शन का क्या असर होगा। आपने ये नहीं देखा कि जब नदी को 15 किलोमीटर आपने कहीं को टनल पे डाल दी तो ड्राई एरिया हुआ, उसका एक्शन क्या हुआ। मैं कुछ दिन पहले जिस चंबा और उस बेल्ट के आप एप्पल की बात करते हैं उधर गया, झील की वजह से वहां के पूरे एप्पल के उगने में, नमी में, सब चीज में फर्क आ गया। जो जनता पे भार होगा जुकाम से, खांसी से, एलर्जी से, मच्छर से,
उसका भार कौन बेयर करेगा, वो भी तो एक्शन प्लान होना चाहिए। और मित्रों, जब तक ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता नहीं होती है तब तक हम मित्र नहीं बन सकते। सरकार यदि हमें मित्र बना के काम करना चाहती है तो पारदर्शिता लाए। पारदर्शिता की स्थिति यह है, पता नहीं पंचोली है कि नहीं, सौम्या जानता है, अजय जानता है कि पिछली बार, अब मैं पवार भी, डॉक्टर पवार है, जंगली है, पिछली बार जब हमने श्रीनगर में डिस्कस किया था ये वाला प्लान, बोलूं जी ये दूसरी स्टेज है, पहली ड्राफ्ट के बाद की दूसरी स्टेज है। पहली ड्राफ्ट के लिए जब डिस्कशन करना था शर्मा जी, मैं रिक्वेस्ट टू हमारे पास में कोई ड्राफ्ट नहीं था। कहा गया कि ये गुप्त चीज है और इसका मैं प्रमाण देता हूं। मैं कभी कोई बात बिना प्रमाण के नहीं करता हूं। श्री प्रेम पंचोली ने आरटीआई लगाई और आरटीआई के बाद वी गॉट द इंटरिम ड्राफ्ट, जिसको हमने वहां डिस्कस किया। तब आप कहते हैं कि हमने जनता से कंसल्टेशन किया, जब जनता को एक्शन प्लान के लिए आरटीआई लगानी पड़े। दूसरी बात, इस पूरे उसमें एक पक्षीय बात कही गई है। मैं इसको पढ़ रहा था और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार के भिखमंगे खड़े होकर उससे याचिका नहीं करेंगे, परंतु तुम यदि हमारे नाम पे पैसा लोगे हजारों करोड़ों रुपया, तो उसको हम लड़ाई में लड़ेंगे। इस पूरे एक्शन प्लान की दृष्टि सौम्या ने भी कहा, अजय ने भी कहा, अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या होने जा रहा है? इसका नतीजा ये होने जा रहा है कि ये कहेंगे हमने इतना कार्बन कम किया, एंड अल्टीमेटली स्टेट वुड क्लेम under green mechanism, under the pretext of carbon trading, certain carbon credits और उनका खजाना बनेगा। जंगल जनता उगाती है, कार्बन क्रेडिट आप लेते हो, वो पैसा कहां गया? इस पूरी किताब में जैसे मैंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द एक बिंदु नहीं है। इस पूरी किताब में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का एक शब्द नहीं है। इमेजिन करिए, आप स्टेट एक्शन प्लान कर रहे हो, लेकिन भी स्टेट मतलब राज्य, ये लड़ाई राज्य और जनता की है। ये स्टेट एक्शन प्लान है, राज्य का एक्शन प्लान हो सकता है, बट इट इज नॉट पब्लिक एक्शन प्लान। जिस पूरी किताब में ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बात न हो, जिस पूरी किताब में हमारे प्रयासों की बात न हो, जिस पूरी प्रयास में आपकी अनुशासनहीनता कुशासन का जिक्र न हो, जिस पूरी किताब में आप अपने एक्शनों का जो असर है उसका न हो, क्या इस किताब में लिखा है कि डाटा की कमी है, स्टोरी की कमी है, इसलिए हमें मजबूर होकर के आईसी मॉड के से उन स्टडी का उपयोग करना पड़ा क्योंकि गढ़वाल ने की। आईसी मॉड प्रोजेक्ट ने गढ़वाल की स्टडी की, वो तुम्हें मिल गई। अब जो यहाँ था आम आदमी सड़क में स्टडी कर रहा हो, तुम्हें कहीं नहीं दिखी। ये टोकन पार्टिसिपेशन है। जब मैं इसके पब्लिक कंसल्टेशन वाला भी चैप्टर देख रहा था, पब्लिक कंसल्टेशन का क्या अर्थ होता? आप आए, हम आए, हम लोग बोले। अब कल ये अजय जाए, सौम्या हमारी सारी तीखी बातों को मिनट से हटा देंगे और ऊपर पॉलिश और क्रीम लगा के कहेंगे कि वहां पे सहमति हुई और ये हुआ, एक लाइन हुआ। ये तो कोई चीज नहीं मिला। जनता ने उस समय उन पब्लिक कंसल्टेशन में क्या तीखेपन से अपनी बात कही, तुमने उसको स्वीकार किया कि नहीं, इसका चैप्टर था।
खैर जो भी हो, आगे जब बात होगी। और सबसे बड़े आश्चर्य आप सुनोगे, मैं इसका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देख रहा था। मैंने ये ऐसा जैसे कोई 8वीं 10वीं का बच्चा पढ़ता है, हमारी नदियां हैं, नदियां होंगी तो ये होगा, पहाड़ कटेंगे तो ये होगा, जंगल कटेंगे, ये तो सब जानते भाई। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी गलती की है, इफ यू लुक टू द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द पेज 41, when it talks of the farming situation, soil and principal crops, तो जो ऊंचाई देने की पूरा उत्तराखंड हम सॉरी कितने ऊंचाई पे खेती होती है, तो शुरू हुई है जैसे कि जैसे लिखा कि 250 से 3500 मीटर तक, मान लीजिए 7 से 12 तक। फिर लिखा उसके बाद 1700 से 2500 मीटर तक। फिर लिखा है मिड हिमालयस में 1200 से 1700 मीटर तक। फिर लिखा पर तो आगे में कहाँ पे खत्म हो जाता, पहले नंबर पे 600 से 1200 मीटर तक। अरे क्या तुम कर रहे हो? उत्तराखंड की बात कर रहे हो, उत्तराखंड की खेती 600 मीटर से शुरू हो रही। सारी समस्या तो तराई के जंगल कटने से क्लाइमेट चेंज पे हुई। तराई कहां से 600 मीटर पे आ गया? Why you have not included and zone जहाँ पे सिडकुल है, जहाँ पे पॉल्यूशन है, जहाँ पे जंगलों को क्लियर फेलिंग हुई है, वो कहीं इस पे नहीं है। You can look to the page 41 और बड़ा आश्चर्य लगता है कि we are starting from 600 meters and going up। हालांकि दूसरी तरफ प्लेन का है। Anyway, धन्यवाद। Thank you. एक दो चीजें जो फैमिली साहब ने कहा, मुझे लगता है कि उसको हमको समझने की जरूरत है। एक तो इसमें पूरे प्लान में यही देखा जा रहा है कि जिस तरह के फोर्सेस और जिस तरह की पॉलिसीज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है, उसी को हम एक तरह से फिर बुला रहे हैं कि इसको सही करें, जो कि इन प्रिंसिपल एक गलत लगता है। दूसरा कि पूरे प्लान में कहीं कोई नोवेल्टी नहीं है, कुछ रिसर्च को छोड़ के कहीं कोई नोवेल्टी कोई अप्रोच में दिखे, वो इसमें हम लोगों को दिख नहीं पाई। हर एक सेक्टर में वही चीजें प्रपोज की जा रही हैं ज्यादातर, जो कि 20 साल से चल रही है और अभी तक उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, अगर उसी तरह की चीजों को हम लोग उसी अप्रोच के साथ करते रहेंगे तो शायद आगे भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर की बात उन्होंने की, एग्रीकल्चर में पहले ये चीजें जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, वो हम लोग सब समझते हैं। लेकिन जब स्ट्रैटेजी के लेवल पे आते हैं तो मेनली मिटिगेशन फोकस्ड है। 4 एक्शंस। एक, अभी 10,000 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको एक्सपैंड करना है 1,000 हेक्टेयर पर ईयर के रेट से 5 साल तक ये करना है। क्रॉपिंग का जो एरिया है उसको बढ़ाना है। लाइफ सेविंग एग्रीकल्चर जो है, लाइफ सेविंग इरिगेशन, उसको इंप्रूव करना है। और चौथे में रिसर्च। बस इसके अलावा और कोई एक्शन नहीं है एग्रीकल्चर। एडेप्टेशन के लिए कुछ भी नहीं है, रिस्क कवरेज और इंश्योरेंस के लिए कुछ भी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सरकार कह सकती है कि बाकी चीजें हम लोगों ने एडेप्टेशन में मेरी काफी विस्तृत बातचीत माननीय श्री RS तोलिया जी से हुई इंटरनेट के ऊपर। वो भी रुचि रखते थे इस कार्यक्रम में, लेकिन आज उनको कहीं नैनीताल में कोई कार्यक्रम था तो वो नहीं आ सके। तो उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी हम लोगों की तरफ से ये सजेशंस काफी वेलकम होगा कि हम लोग एडेप्टेशन नहीं कर सकते हैं, उसकी बात रखें, उसकी बात अभी तक और भी तमाम तरह के एक्शन प्लान में जो गैप है क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसमें भी उन्होंने बात रखी है, वो हम लोग और भी लोगों से शेयर करेंगे। तो कुल मिला के प्लान में अभी तक ये स्थिति है, लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा उसके बियॉन्ड भी जाएं और भी सोचें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारी पर्सनल लेवल पे हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या संस्था या मूवमेंट जिससे भी जुड़े हुए हैं उसके लेवल पे हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है महिला किसान के संदर्भ में, और अदरवाइज क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो है प्रभाव महिलाओं पे ज़्यादा हो रहे हैं, और एक तरह से कहेंगे दुगुना प्रभाव हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा की जो कमी हो रही है, पानी की जो कमी हो रही है,
उनकी भरपाई में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का रोल है। तो इसमें एक जेंडर बेस्ड एडेप्टेशन की स्ट्रैटेजी इसमें है, लेकिन 4 लाइनें हैं बताई कहीं से रखी गई है। तो उस पर एक गहरी सोच और बनानी पड़ेगी। महिलाओं के साथ काम करने वाले जो लोग हैं, महिला किसान हैं, महिलाओं के साथ काम करने वाली संस्था है, महिलाओं के लिए जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं महिला आयोग के तरह के, उनका भी एक बहुत नैतिक भूमिका इसमें अपने सजेशंस रिकमेंडेशंस देने में बनती है। अब मैं श्री शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार एक्शन प्लान को कैसे देखते हैं, क्या गैप्स हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बियॉन्ड दैट ड्राफ्ट जो है उसके बियॉन्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी का रोल इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में किस तरीके से हो सकता है, और स्टेक होल्डर्स अफेक्टेड पॉपुलेशन की जो वॉइसेस हैं उसको और कैसे इंक्लूड करके उसको एक एम्फसाइज किया जा सकता है, वो उसमें आपके विचार। धन्यवाद। आदरणीय सुशीला बलूनी जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय जोशी जी और दिल्ली के सभी मुख्य साइंटिस्ट और कार्यकर्ता और यहाँ पे मौजूद सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और अन्य रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी पैटी को कि जो आपने इस तरह का मौका दिया। बहुत बढ़िया इश्यूज आपने जो फ्लैग किए वो एक बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज बहुत सारी मैंने क्लाइमेट चेंज की मीटिंग देखी और उसमें मतलब जो बात जो आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल मुद्दों की बात नहीं हो रही थी, कुछ और ही बात हो रही थी। तो उसके लिए मुझे लगता है आप बधाई की बात है, बहुत ही बढ़िया आपने धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे इशूज आपने फ्लैग किए। अब बात आती है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स की। तो पहली बात तो मैं कहता हूँ मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं, तब समाधान किसका ढूंढ रहे हैं जब प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो शुरू से ये मानना है, सब कह रहे हैं कि आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट बना दी, यूएनडीपी ने भी एक एक्सपर्ट बना दी, सभी ने एक तरह की रिपोर्ट, हर जगह एक ही तरह। आप किसी भी सेमिनार में चले जाइए 100 में से 99 लोग एक ही बात कर रहे हैं और एक ही तरह की रिपोर्ट बन रही है सर जगह। तो हम कर क्या रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या क्लाइमेट चेंज मेरा मुद्दा है यहाँ के लिए? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से सवाल, क्या मेरी प्रॉब्लम है या मेरी उस प्रॉब्लम कुछ और है? पहली जरूरत है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी मेरे लिए मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज मेरे लिए इतना मुद्दा नहीं है। आज की मैं बार बार कह चुका हूं और ज्यादातर लोग जो है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को क्लाइमेट चेंज से कंफ्यूज कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है कि आपकी बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया आपके क्लाइमेट में, उसको क्लाइमेट चेंज जो कभी ऐसे पहले नहीं हुआ था, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी, 2 साल एक जैसे नहीं होते और 2 साल यदि तापमान बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहते उसको, और 2 साल ठंडे हो जाए तो ग्लोबल कूलिंग नहीं कहलाता है। और जब भी 5, 10, 15, 50 साल में कुछ बदलता है तो हम उसको सडनली क्या कहना शुरू कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज हो। तो पहले हम ये जाने कि नॉर्मल क्या चीज है, बिलो नॉर्मल क्या है, अबव नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। जब भी कुछ बिलो नॉर्मल होता है या अबव नॉर्मल होता है हम उसको हम एबनॉर्मल बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है और बस वो वही हो रहा है कि अब एबनॉर्मल है, बारिश कम हुई तो ऐसा कभी नहीं, बारिश ज्यादा हुई तो ऐसा आज तक कभी हुआ है नहीं, ये भी क्लाइमेट चेंज। आपने तापमान बढ़ा, अरे ऐसे तो पहले होता नहीं था कभी। पर जो डेटा दिखा रहे हैं आप देखें कि ज्यादातर जो, और अक्सर आप न्यूज में भी पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 60 साल का रिकॉर्ड टूटा, जहां लंबा डेटा 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया, उसका क्या मतलब हुआ? 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था, तो उस समय तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, उस समय तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई इशू नहीं था, तो फिर आप क्यों शोर मचा रहे हैं? मुद्दा ये है जब कोई नई चीज नहीं हुई है, मुझे आप यहाँ बता दीजिए, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर्स की हम बात कर ले, एग्रीकल्चर को ले लें हम, डिजास्टर मैनेजमेंट को ले लें हम, बायोडाइवर्सिटी को ले लें हम, कोई भी इशू है मुझे एक एग्जांपल बताइए और ये बताइए कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है। कोई बताएगा मुझे एक एग्जांपल? एग्रीकल्चर ले लेते हैं, चलिए एग्रीकल्चर यदि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो मुझे बता दीजिए कौन सा मुद्दा है जो हमें अफेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और उसने कैसे अफेक्ट किया है, एक बता दीजिए मुझे। ग्लोफ इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। नहीं, ग्लोफ तो अभी हम आएंगे, ग्लोफ पे आ जाएंगे, बट मैं अभी एग्रीकल्चर की आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे एक मुद्दा बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे एग्रीकल्चर में ये फर्क पड़ा है उत्तराखंड में, ये बता दीजिए। जब तो हम बनाएंगे ना कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसका हम सोल्यूशन निकालें, जब हमें पहले प्रॉब्लम तो बताओ हमारी प्रॉब्लम क्या है।
वही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तब बताएंगे। नहीं, सुनिए, सुनिए। मैं देखिए वही आपको बताने का प्रॉब्लम है, बट क्या वो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज के कारण है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल है। प्रॉब्लम हमारी क्या है, पहले तो देखिए आपके पास यू आर नॉट टीचर, आप अपनी बात कीजिए, then I will raise the problem, so many problems. नहीं, मैं ये नहीं कह As a रहा grassroots activist, as a farmer, I will raise the problem. You go as a scientist, sir. You go ahead. That's all. अच्छा, पहला मुद्दा मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चर का आपको। हमारे पास आप ये शुरू करें हरिद्वार आपको से। बताओ ना आप क्या देख सर, रहे एक हैं, चीज़- आप ये बताओ, हमको जल्दी बताओ आप देख क्या रहे हैं, हमको एक वो सेकंड, बताओ। सर। मैं वही उसी क्या आ रहा हूँ, आपको उसी दिमाग मुद्दे में- में आ रहा हूँ। आपको मुद्दे बताओ। में इसमें आ रहा हूँ कि आप देखेंगे आपके लैंड यूज लैंड कवर चेंज हो रहा है। पहली बात चीज है, लैंड यूज लैंड कवर चेंज हो रहा है आपका, यानी कि जिस जगह पे पहले आपके जंगल थे वहां पर आपके आ गई एग्रीकल्चर, और जहां एग्रीकल्चर था वहां पर आ गया आपका इंडस्ट्री। ठीक है, उसकी भी जरूरत है, आपको डेवलपमेंट चाहिए, आप डेवलपमेंट नहीं होगी तो आपका वो भी नहीं होगा। एक मुद्दा आपका सबसे बड़ा ये है। तो क्या आपकी एग्रीकल्चर लैंड कम तो नहीं हो रही है कहीं? तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड स्टेट की कम हो रही है तो आपका प्रोडक्शन कम होगा। पहली बात ये नोट कर लें। दूसरी बात, क्या आपकी सिंचाई जो भूमि है वो बढ़ी है या कम हुई है? क्या आपने सिंचाई के साधन और बढ़ाए हैं? हमारे किसान जो नीचे जब भी देखिए बारिश कम भी होती है तो आपके नीचे इससे में प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में, चूंकि वहाँ सिंचाई के साधन है, बारिश नहीं तो आपने इरिगेट कर दिया। अब आप आइए पहाड़ के ऊपर, हमें चिंता है पहाड़ के किसान की, जिसके पास सिंचाई के साधन नहीं है और वो रेनफेड एग्रीकल्चर कर रहा है, मतलब बारिश पर आधारित खेती कर रहा है। जब बारिश नहीं आती है समय पे उसको दिक्कत आती है। अच्छा, अब उसमें आपने और एक दिक्कत डाल दी, आपने नई नई ऑफ सीजन वेजिटेबल डाल दी, आपने नई तरह की वेराइटीज डाल दी, और वो सारी वाटर इंटेंसिव है। जब तक आप रागी लगा रहे थे या ऐसी चीजें लगा रहे थे जो कि कम पानी चाहती है, वो सर्वाइव कर जाएगी आपके पर, आपने उसका बंद कर दिया। आपने नई चीजें ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, फ्लावर्स करना है क्योंकि उसमें पैसा है, पर दिक्कत यह है कि जब आपका नुकसान होगा तब बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और प्रोडक्ट जब अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये मान के चले जो भी नुकसान हो रहे हैं लोगों के एग्रीकल्चर में, यदि प्रॉब्लम है, क्या वो क्लाइमेट चेंज के कारण है या क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कारण है या वेराइटी चेंज के कारण है या लैंड यूज के कारण है, वो आपको पहले पता करना होगा। अदरवाइज आप यदि प्रॉब्लम को नहीं करेंगे तो आप टैकल कुछ और करते रहेंगे और वो सही सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सिमिलरली मैं आपको पानी की बात बता रहा हूँ। पानी का सर, एक निवेदन ये है सर कि हम लोग ये आपकी चर्चा ज्यादातर इस बात पे हो कि एक प्रिजम्पशन ये है कि सब लोग मान रहे हैं, सरकारें भी मान रही है, उस पर हम लोग और भी बात कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं है, लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का वो एडिक्वेट है या नहीं, आप लोगों का किस तरह मैं ये कह रहा हूँ एडिक्वेट, यदि आपने प्रॉब्लम सही डेफिनेशन हो गई, देखिए हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व, यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी प्रॉब्लम ये है, आपको ये एग्रीकल्चर में बढ़ाना है, मैं सजेशन दे सकता हूँ। एग्रीकल्चर में आपको पहली बात है कि आप किसान को, पहली सबसे बड़ी चीज है कि सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करा दें। ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। सरकार किसान को, गरीब किसान को बहुत सस्ते दर पर 3% 4% जो जितना दर वो लोन दे रहा है, अच्छी जगह से बीज और खाद। ये नहीं कि मतलब कि नकली खाद मिल रही है, नकली बीज मिल रहा है, दो। और तीसरी बात एश्योर्ड इरिगेशन। यदि आपके पास एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है तो मैं कहाँ से आप होगा, सब कुछ मिट्टी में हो जाएगा, मिट्टी में चलेगा। चौथी बात, आपका प्रोड्यूसर बहुत बढ़िया हो गया, आपका सीड अच्छा था, आपके पास पानी है, बारिश भी ठीक मिली, आपकी खेती बढ़िया हो गई। अब आपने प्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया हो गया, सबके पास बढ़िया हो गया, फिर प्राइस कम आ जा रहा है, तो क्या आप उसको एश्योर्ड मार्केट दे रहे हैं? तो ये आप बेसिक मुद्दे ध्यान में रख लेते हैं कि उसको इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खाद दे रहे हैं और उसके प्रोड्यूस के पैसे दे रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना सारी। और ये ध्यान रख लीजिए, हमेशा बारिश आपको हमेशा किसान के आधारित नहीं मिलेगी, कभी ज्यादा भी मिलेगी। हमेशा देखिए 1920 में भी पूरे वर्ल्ड में ड्राउट था, ऐसा नहीं है, यूएसए में ड्राउट था, रशिया में ड्राउट था, सब जगह ड्राउट था। तो ऐसी सिचुएशन तो कभी ना कभी आएगी, हर साल आप समझेंगे आपको बम्पर प्रोडक्शन में वो नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, पानी की बात कर ले, पानी की सिंचाई के साधन तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगी, और यदि आप डेवलप नहीं कराते, बहुत बढ़िया बात की, सही बात है, वाटर हार्वेस्टिंग की कोई जिक्र ही नहीं है। हम बार बार अपने जो मौसम पे आधारित कृषि सलाह देते हैं किसानों को, तो बार बार ये कहते हैं गुड वेदर कोड और बैड वेदर कोड, वो एक बनाने की जरूरत है। गुड वेदर कोड क्या है? जब आपके यहाँ बारिश मिल रही है तो आप उसको स्टोर करिए ना मेरे भाई, और जब बीच में जब नहीं मिलेगी तो उसको आप यूटिलाइज करिए एज ए लाइफ सेविंग इरिगेशन। यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे, स्रोत नहीं है आपके पास, तो फिर तो प्रॉब्लम आने वाली है। सिमिलरली बैड वेदर कोड है, यदि आपको मालूम है इस समय आपके पास पानी नहीं है कृषि में और होगी ऐसी स्थिति आएगी 10 दिन में बारिश होगी, 15 दिन, उस समय आप क्या करें? उस समय हम उनको बताते हैं भाई वीड्स एकदम हटा दीजिए आप खेत से, वो आपका पानी सोख रही है।
दूसरी बात आप मल्चिंग कर लीजिए, घास फूस जो है पत्तियों को बिछा दीजिए खेत के अंदर, इससे वो पानी नहीं उड़ेगा। तो ये छोटे छोटे मुद्दे मैं कह रहा हूँ, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, नॉलेज सब कुछ अवेलेबल है, हमें कोई नई नॉलेज की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ एक विल पावर चाहिए और सोच बदलनी होगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं। इसकी जरूरत नहीं है फिर सरकार को। इसमें हमने एक चीज और बता दें, ये जो किसी की तहत पे हमने क्या किया, 100 स्कूलों में पहला इंडिया का एक्सपेरिमेंट हमने शुरू करा। 100 स्कूलों में हमने मौसम के उपकरण लगाए थे। वो इसीलिए लगाए थे कि बच्चे और टीचर्स को ट्रेन हम लोगों ने किया, रेगुलर वहाँ जाके लेक्चर्स दिए कि वो खुद ऑब्जर्वेशंस ले, और नेचुरली जहाँ तक किसान बैकग्राउंड से आते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो नेचुरली घर में जाएंगे, पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, भाई इस बार इस महीने में इतनी बारिश हुई है, पिछले साल इतनी हुई थी, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, और अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और मौसम को देखेंगे तो समझने भी शुरू करेंगे और नई नई उनको चीज़ें मिलेंगी। तो मेरा फिर बार मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज को हम बहुत, मेरा अपना मानना है, ठीक है, आपने तो पूरी बहस पूरी एक सेकंड सर, जंगली जी, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज पर ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे क्लाइमेट चेंज है। भाई मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है, आपके लिए हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपनी बात रखी है। इनकी बात सुन लेते हैं। हम आपके साथ सहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या आप सरकार को लिखेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है और हम हमारे देखिए, विभाग में मैं इसका किसी को कुछ नहीं बोलूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अपनी अपनी ओपिनियन है, IPCC ने कहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी ओपिनियन ये है, मैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी मानता हूँ इसको, मेरा ओपिनियन है पर्सनल, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन आप माने ना माने, कोई मानता नहीं मानता, मैंने तो बार-बार ये कहा है कि मेरे लिए क्लाइमेट वेरिएबिलिटी मुद्दा है, और आप क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को टैकल कर लेंगे तो क्लाइमेट चेंज अपने आप टैकल हो जाएगा। वो तो आपने नहीं बोला, कोई बताएगा तो आपके पास डाटा है, अकेले रुद्रप्रयाग जिले में 80 पानी के स्रोत सूखे हैं, दिस इज द डाटा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? सुनिए, हमें बताता हूँ, मैं सर की बात हम आपको व्यक्तिगत तौर पर सुनने को नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर इस ड्राफ्ट नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक चीज आप सरकार के बात में एक एग्जांपल देता हूँ। कोसी रिवर का किसी ने मुझे आपने शायद जिक्र किया था कि विभिन्न विभागों में समन्वय चाहिए। आप एग्जांपल देता हूँ, एक इरिगेशन विभाग में कोसी नदी आ रही है, उसमें से एक कैनाल निकाली, कैनाल बनाई किस आधार पर कि 3 साल का आपने डेटा लिया कि मेरी उसमें नदी में इतना पानी आता है और मुझे इतना पानी चाहिए, तो मैंने एक कैनाल उसमें से निकाला है। हो सकता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपने एक नई कैनाल बनाई, किसी विभाग में और बनाई। ऐसा हो रहा है कि 10-15 विभागों ने अपनी अपनी कैनाल बना दी, आपस में समन्वय नहीं है, और सबने सोचा 3 साल का राज में इतना पानी आता है तो मैं इतना ले लूंगा, पर अक्सर बाद में क्या पाया कि वो एक पर्टिकुलर ईयर था जिसमें ज्यादा बारिश हुई थी, तो ये काम हो जाए तो फिर आपकी कैनाल सारी सूख जाएगी। तो ये ध्यान रख लीजिए, विभिन्न विभागों में समन्वय बहुत जरूरी है जब भी आप कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैं इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके ओपिनियन का। एक तो आपने जो कहा उससे थोड़ा सा पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेंट्स में प्रोवोकेशन आया, वो बेटी के लिए अच्छी बात नहीं है। एक मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो जनरली कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ये करना चाहिए, वाटर में ये करना चाहिए, इसको हम लोग एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रिक रिस्पॉन्स नहीं है, वो जनरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है और डेवलपमेंट अप्रोच है जो कि सरकारें बहुत सालों से कर रही है। दूसरा चीज, अब इसमें जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग कहने के लिए तैयार हैं। उसमें मैं साइंटिफिक थोड़ा सा आपने ओपिनियन बेस किया, कुछ फैक्ट्स मैं चाहूँगा कि सौम्य जी पेश करें ब्रीफ में, और फिर हम लोग नहीं जाते। मैं एक्चुअल डेटा के ऊपर, एक्चुअल जो आंकड़ा है उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। ये बात सही है, ईयर टू ईयर टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन वैरी करता है, लेकिन इसीलिए साइंस ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी को क्लाइमेट चेंज के इंडिकेशन नहीं मानते हैं, डेकेडल वेरिएशन को मानते हैं। हर 10 साल में क्या चेंज हो रहा है। आपको अनुरोध करूंगा, दुनिया में 1860 से आप जानते हैं इंस्ट्रूमेंटल डेटा है, आप 1950 से डेकेडल टेम्परेचर वेरिएशन, डेकेडल प्रेसिपिटेशन वेरिएशन दुनिया भर का देख लीजिए, वहाँ आप देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन का हर डेकेड 10 साल का जो डेटा है, क्योंकि ये आज सही बताया, इस साल में हुआ, पिछले साल कम हो गया था, अगला साल भी कम हो सकता है, लेकिन डेकेडल वेरिएशन एक ज़्यादा सही इंडिकेशन देते हैं। ये दुनिया का रिकॉर्ड है, इंडिया का रिकॉर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड ऊपर जा रहे हैं। बहुत सारे जगह देशों का रिकॉर्ड है, इंडिया का भी बहुत सारी जगह में इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड है। इंडिया में 1860 से सब जगह में नहीं है, उसके बाद से है। जहाँ भी देखेंगे प्रेसिपिटेशन, आप
आईएमडी का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप आईएमडी से जाएगा, आईएमडी का रिकॉर्ड है, आईएमडी का अपना स्टडी बोल रहा है पिछले एक शताब्दी में किस एरिया में रेनफॉल एक कंसिस्टेंट पैटर्न में ज्यादा हुआ है, किस एरिया में रेनफॉल एक कंसिस्टेंट पैटर्न में कम हुआ है, एक्सट्रीम रेनफॉल डेटा बेस कितनी बड़ा हुआ है। तो मैंने इतना ही बोलूंगा कि ओपिनियन देने के पहले हम ये बात करें जो डेटा के आधार पर क्या हो रहा है। वेरिएबिलिटी सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन वेरिएबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए भी साइंस बहुत कुछ कर चुका है। उसको हम एक जैसे क्लाइमेट चेंज है नहीं, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, ऐसे हम ये नहीं कर सकते। मैं यही बोलूंगा डेटा हमारा आईएमडी से शुरू करके, नासा से शुरू करके, नोआ से शुरू करके, ईआईए से शुरू करके, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे शुरू करके सबके पास डेटा है, इंस्ट्रूमेंटेड डेटा है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा देहरादून का। आप देखोगे देहरादून में मॉनसून सीजन की हम बात कर लें तो आपको ऐसा भी मिला है कि 1200 मिलीमीटर वर्षा भी मिली एक साल के अंदर और 3000 भी मिली। 2009-10 की बात करें 3000 के करीब मिली, और 2010 में भी अच्छी बारिश मिली, 2011 में भी मिली है। तो उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हमारी बारिश कम होती चली जाए। 1880 में आप बात करोगे तो पूरे देहरादून जंगल ही था। नहीं, ये कोई बात वेरिएंस जो वेरिएशन जो है वो भी शायद प्रूव करता है। आपकी और आपकी चर्चा काफी इंटरेस्टिंग इसमें आगे रहेगी, मेरा पूरा विश्वास है। हम लोग चाय पे वो चर्चा जारी रखेंगे। जो लोग और पर्सनली पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वेरिएशन क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हम लोग करेंगे। अभी सुशीला जी से निवेदन है कि वो अपने विचार एक्शन प्लान में वो किस तरीके से महिलाओं का समावेश है या नहीं और किस तरीके से हो सकता है। आपकी क्या भूमिका इस प्लेटफॉर्म से जो सजेशंस आते हैं उनको सरकार तक पहुंचाने में, रखने में वो हो सकती है, उसमें आपकी धन्यवाद। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे बंधुओं बहनों ने विषय बहुत अच्छा दिया और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो उस बच्चे की तरह है जिसकी नींद तो खुल गई पर ये नहीं बताया कि तेरा पहला कर्तव्य दांत साफ करेगा, दंत मंजन करेगा, दंत मंजन करने के बाद मुंह धोगे नहाके, तब जाकर के तुझे नाश्ता मिलेगा। बच्चा उठ गया, वो अपना न दंत मंजन करना न उसे खाने की चिंता है, बैठे। तो ये ड्यूटी किसकी है? जो घर में उसके माता पिता है। तो वही बात आज है, सबकी नींद खुल गई है, लेकिन जिनकी नींद खुलनी चाहिए वो सोए, उनको जगाना आप हम सबका कर्तव्य बनता है। सरकार स्कीम देती है, लेकिन पूछिए अगर उनसे तो मुझे ये पता नहीं कि हमारी स्कीम कहाँ सफल हुई है, कहाँ नहीं हुई है, कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, उन्हें ये पता नहीं है। तो ये आप हम सबकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को जगाएं। ठीक कहा पैरोल जी ने कि बारिश होती है, बारिश में हमको वर्षा का पानी कैसे इकट्ठा करना है, तो ये किसकी ड्यूटी बनती है? सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को टंकियां बनाने के लिए सस्ता लोन दे, उनको जागरूक करे कि इस साल इतनी बारिश हो गई, हो सकता है अगले साल न हो, तो उस पानी का सदुपयोग ऐसे समय में हो जब उसकी जरूरत है, वो सुरक्षित रह सकता वो पानी हमारे पास। और जहां तक ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो आज खतरा है वो केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरा विश्व इस पर चिंतित है। सब जगह आप पेपरों में पढ़िए, साफ बड़ा खतरा हो गया है, हिमनाद पिघल रहे हैं, समुद्र के किनारे भी जो है बर्फ नहीं है, वो पिघल रही है। तो जहां नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वहां उस नेचर को बचाने के लिए हमारी क्या ड्यूटी बनती है, ये हमको देखना है। पेड़ सारे कट गए हैं, लेकिन क्या पेड़ की जगह पेड़ नहीं लगनी चाहिए?
दीजिए, लीजिए दवा दीजिए। क्या इसका असर पर्यावरण पे या उसमें नहीं पड़ेगा? तो ये जो हम गलती पे गलती कर रहे हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। और इसको सुधारने की जरूरत जो है, सबसे पहले हमारे सरकारी नुमाइंदों को वोट में आना है। जो आज सोए हुए उन्हें नहीं है चिंता। आज जैसे शर्मा जी ने कहा, बेमौसम की सब्जियां बहुत ज्यादा पैदा हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल रहा, मार्केटिंग सही नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से वो सब्जी अगर वही सब्जी है तो अगले बार वो क्यों पैदा करेगा? नहीं करेगा ना। वो क्यों इतने महंगे बीज